गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास 10th में इससे पहले वाले दिन में क्या पढ़ाया था? इससे पहले वाले दिन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने स्टार्ट किया था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस कराया था, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली हम बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि एक गिवन एरिया में से कितने नंबर ऑफ पी लाइंस नॉर्मली इसको क्रॉस करेंगे। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली इसको क्रॉस करेंगे, उसका जो मेजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। अब फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था, बी इंटू ए कॉस थीटा, जहां पर बी जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया वेक्टर है। ए जो है, एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखेंगे। और थीटा क्या है? थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। तो आप तो सिंपल ये याद रख लो कि जो थीटा है वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन हमारे पास थीटा एंगल है। अब अगर आपने थीटा के वैल्यू को चेंज कर दिया तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम फ्लक्स तब लिंक होता है जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन एरिया को नॉर्मली क्रॉस करेगा। नॉर्मली क्रॉस करेगा मतलब परपेंडिकुलरली जब क्रॉस करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू कितना आया था? बी इंटू ए, ये मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू था। अब आज क्या करते हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है उस पर बात करते हैं। मतलब बेसिकली आज हम क्या करेंगे, फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। फैराडे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आवर जनरेशन हैज एवर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, आप भी हो जाओगे अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे तो। और पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इधर उधर की बातें पढ़ने से अच्छी है आप फैराडे, टेस्ला, थॉमसन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ो। मैरी क्यूरी बहुत स्ट्रगल भरा लाइफ उनका भी, तो आप इन सब के बारे में पढ़ो, यू विल फील गुड जब आप पढ़ोगे तो। तो स्टार्ट करते हैं, शेयर स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, अब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? तो फैराडे ने लिया एक कॉइल। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने लिया एक कॉइल और इस कॉइल पर उसने अटैच कर दिया एक गैल्वेनोमीटर। ये जो कॉइल है, कॉइल के सामने रख देते हैं गैल्वेनोमीटर। कॉइल को कैसे रखना है? कॉइल को ऐसे रखना चाहिए, ऐसे, इस तरह से। ये कॉइल है और कॉइल पे लगा दिया हमने एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर मैंने शायद इससे पहले वाले क्लास में बताया था, गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। थोड़ा बहुत भी अगर करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर का ये जो डायल है वो छटपटाना स्टार्ट कर देगा, इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था? एक्सपेरिमेंट में कोई, ये सिंपल एक कॉइल है, कोई बैटरी वैटरी कुछ नहीं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रखते हैं एक बायर मैग्नेट। सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जब ये नॉर्थ पोल वाले मैग्नेट को, या ये मैग्नेट को जब मैं कॉइल के पास लेके आऊंगा, मतलब जब मैं इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रहा हूं, जैसे ही मैं मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो गैल्वेनोमीटर उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी आता है जब कॉइल में करंट फ्लो कर रहा होता है, तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। तो हमने देखा कि जब मैं इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रहा हूं तब ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस में क्या देखा गया, अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर को, अगर सॉरी इस बार मैग्नेट को, अगर मैं बार मैग्नेट को पीछे लेके जाऊं तब भी अब मेरे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। पहले जब मैंने बार मैग्नेट को मैं कॉइल के पास लेके आ रहा था तब भी इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था। अब मैं बार मैग्नेट को जब पीछे लेके जा रहा हूं तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन पहले के केस में अगर डिफ्लेक्शन, ये गैल्वेनोमीटर का जीरो डायल होता है, पहले के केस में अगर डिफ्लेक्शन इधर हुआ था तो अब जो डिफ्लेक्शन होगा जस्ट ऑपोजिट होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर और उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किया, अब सारे हम एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं, फिर हम सबका कंक्लूजन निकाल देंगे। फिर उसने क्या किया, अच्छा भाई, उसको लगा कि मैग्नेट के मोशन के कारण ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसने क्या किया
कि कंक्लूड करने के लिए कि सही में मैग्नेट के मोशन के कारण हो रहा है कोई और इफेक्ट है, उसके लिए उसने क्या किया, इस बार मैग्नेट को रख दिया उसने स्टेशनरी। थर्ड स्टेप में उसने क्या किया, मैग्नेट को उसने रख दिया स्टेशनरी और कॉइल्स को मूव कराना स्टार्ट कर रहा है। अब इसने जब कॉइल को आगे मूव कराया तो फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, कॉइल को जब पीछे ले जा रहे हैं फिर से डिफ्लेक्शन हो गया। तो मन में आया ख्याल कि शायद इसके मोशन के कारण क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, फिर अभी एक और भी डाउट था, एक और डाउट उन्होंने क्या किया, अगर मोशन के कारण है तो फिर दोनों को चला देते हैं। अगर उनको लगा कि ठीक है, अगर मोशन के कारण डिफ्लेक्शन आ रहा है तो दोनों को चला देते हैं, इसको भी चला दिया गया और इसको भी चला दिया गया, कॉइल को, दोनों को सपोज एक पर्टिकुलर स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से दोनों को मूव करा दिया गया। इस केस में देख रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। मतलब पहले जब या तो कॉइल मूव कर रहा था या तो मैग्नेट मूव कर रहा था तब डिफ्लेक्शंस आ रहे थे, लेकिन जब दोनों को ही मूव कराना स्टार्ट कर दिया सेम स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से, तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अच्छा, फिर क्या करते हैं, चेंज करके देख लेते हैं। तो उसने जब वेलोसिटीज अलग अलग रखी, जब मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड और ये 5 मीटर पर सेकेंड है, जब वेलोसिटीज अलग अलग है तो फिर से डिफ्लेक्शन आ रहा है। मतलब कुछ और चल रहा है भाई साहब, मोशन के कारण तो नहीं है, ये कुछ और चल रहा है। अब कुछ और चल रहा है वो समझना पड़ेगा। अच्छा, और एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, और एक्सपेरिमेंट में अगर ये देखा गया कि ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, ये मान लो हमारा एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ये हमारे एक सोलेनॉइड है और ये जो सोलेनॉइड है इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं ऐसा, और इसके पास में रख देते हैं एक दूसरा सोलेनॉइड। अब ये जो दूसरा सोलेनॉइड है इसको मैंने किसी भी बैटरी से कुछ नहीं कनेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। आप गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कहीं पे भी लगा दो सर्किट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या देखा, जैसे ही स्टार्टिंग में इसका जो स्विच था ये ओपन था, स्टार्टिंग में सर्किट का जो स्विच था ये क्या था, ओपन था। अब ये मेरा गैल्वेनोमीटर का डायल हो गया, जैसे ही स्विच को क्लोज किए ना, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे ही स्विच को क्लोज किए मोमेंटली यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया, और जैसे ही स्विच क्लोज करके हमने रख दिया t इक्वल्स टू 0+, 0+ मतलब 0 से बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटा टाइम, t इक्वल्स टू 0+ मैंने क्या देखा कि एक डिफ्लेक्शन आया और जैसे ही मोमेंटली डिफ्लेक्शन आके वो वापस से अपने नॉर्मल स्टेज में आ गया, ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, फिर जैसे ही मैंने क्या किया, स्विच को ओपन किया, जैसे ही मैं दोबारा से स्विच को ओपन कर दूंगा फिर से डिफ्लेक्शन आएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब कुछ अलग खेल चल रहा है भाई साहब, ये मोशन के कारण तो नहीं है, ये कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे जो उसने परफॉर्म किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। तो कंक्लूजन क्या निकाला उसने वो देखते हैं, कंक्लूजन क्या चला, कैसे पता चला कि फ्लक्स है, ये है, वो है। उसने एनालाइज करना स्टार्ट किया, स्टडी करना स्टार्ट किया चीजों को। तो ये जो कॉइल वाला एग्जाम्पल था हमारे पास, इस तरह से हमारे पास एक कॉइल है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, ठीक है, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये डायल है। अब मान लेते हैं ये बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। अब एनालाइज जब उसने किया तो उसने क्या देखा, जब मैं मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूं, जब मैं मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूं, जैसे जब ये जो मैग्नेट का फी लाइंस होता है, ऐसा देखो तो साउथ नॉर्थ, मैग्नेट के जो फी लाइंस होते हैं वो इस तरह से दूर भागते रहते हैं क्या। मान लो पहले कॉइल यहां कहीं पे था, मान लो पहले जो कॉइल था वो यहां कहीं पे था, तो सिर्फ दो फी लाइंस जो क्रॉस कर रहे थे क्या। लेकिन जब आप कॉइल को पास लेके आ जाओगे, सेम कॉइल को जब आप पास लेके आ जाओगे तो नंबर ऑफ फी लाइंस जो इसको क्रॉस करेंगे वो बढ़ गया। अब अगर नंबर ऑफ फी लाइंस इस कॉइल से पास होते हुए बढ़ गए, मतलब डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू दिस कॉइल, ये जो कॉइल है ए बी सी डी, कॉइल मतलब वायर को ऐसे घुमा के रख दो वही कॉइल है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल चेंज हुआ क्या, बढ़ गया। इस वाले केस में क्या हो गया, इस वाले केस में हमने देखा जब मैं मैग्नेट को पास लेके आ रहा था तो मैग्नेट को पास लाने से मैंने क्या देखा, जो फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है कॉइल से वो बढ़ जा रहा है क्या। अच्छा, अब इसी मैग्नेट को अगर मैं दूर ले जाऊं, तो अगर मैग्नेट को दूर ले जाऊं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसको क्रॉस करते वो और कम हो जाएंगे क्या। पहले अगर 10 क्रॉस करे तो 5 क्रॉस करना स्टार्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेफिनेटली इस एरिया से जो लिंक्ड हो रहे थे वो कम हो गए, लेकिन उसका जो वैल्यू है, उसका जो फ्लक्स का वैल्यू वो तो चेंज हुआ ना। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया
कि कॉइल से पास होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स या कॉइल से लिंक होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो कॉइल में या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या बताया एक्सपेरिमेंट का, उन्होंने कंक्लूजन क्या बताया। अच्छा, और भी एक्सपेरिमेंट्स जो थे ना, और भी एक्सपेरिमेंट्स आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे जब दोनों को हमने क्या कर रहे थे, कांस्टेंट स्पीड से चला रहे थे, दोनों को जब कांस्टेंट स्पीड से चला रहे थे, इसको भी अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड दिया और इसको भी 10 मीटर पर सेकंड, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये भी अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो जितने फी लाइंस इसको पहले क्रॉस कर रहे थे बाद में भी उतनी फी लाइंस क्रॉस करते, तो इसमें से लिंक होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। अब लिंक होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए कोई करंट भी नहीं था। ठीक है, अब अगर अलग अलग स्पीड से मूव कराए, तो अलग अलग स्पीड से अगर मूव कराए 10 और सपोज ये है 5, तो 10 मीटर पर सेकंड से ये आगे अप्रोच कर रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसके रिस्पेक्ट में, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये अंदर आता जा रहा है क्या, तो जब अंदर आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू है वो बढ़ता चला जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो कंक्लूजन में उसने क्या बोला, कंक्लूजन में उसने बोला whenever whenever there is whenever there is a relative motion मतलब एक के रिस्पेक्ट में मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, रुको मैं पहले रिलेटिव मोशन बता दूं, ये शायद आप जानते हो। whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, between the coil and the magnet, there is some deflection in the galvanometer। ये कंक्लूजन उसने देखा, नोटिस किया। अब ये कंक्लूजन जो उसने नोटिस किया ना, उसके बाद वो लग गया चीजों को समझने में, कि एक्चुअल में क्या हो रहा है भाई साहब। सिर्फ ये तो क्या हो गया, ये जो ऑब्जर्वेशन था कि ऐसा ऐसा अगर होगा तो ऐसा कुछ होगा, अब इसका जो बेसिक है वो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये समझने के लिए उसने क्या किया, ये समझने के लिए अगर मैं बात करूं तो जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है अगर मैं उसको ध्यान से देखूं तो क्या होगा, इस बार क्या करते हैं, जो कॉइल है उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट नहीं करके ओपन छोड़ देते हैं। इस बार जो कॉइल है, ये मान लीजिए ये मैग्नेट है। अब देखो करंट, अगर आपको ओम्स लॉ याद हो ना, तो किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो करता है जब आपने पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन किया है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का वैल्यू भी नहीं होगा। करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो ये याद रखना है। तो अगर करंट है मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उसने इस बार क्या किया, ये जो कॉइल था ना, ये जो कॉइल था, इस कॉइल को ओपन रख दिया। अब अगर कॉइल ओपन होगा तो डेफिनेटली कॉइल ओपन हो गया मतलब कोई करंट नहीं होगा। लेकिन ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, कॉइल ओपन रख के जब आप मैग्नेट को आगे या पीछे इस तरह से मूव कराओगे ना, तो उस केस में जो फैराडे भाई साहब थे उन्होंने क्या देखा कि इसके दोनों एंड्स के बीच में, जो कॉइल का दोनों एंड्स है, ओपन एंड्स है, वहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है। पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है मतलब इसमें से एक जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल के जैसा बिहेव कर रहा है और दूसरा जो पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल के जैसा बिहेव कर रहा है। अब अगर हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब मैं ये मान सकता हूँ क्या, एक इमेजिनरी बैटरी बना दिया हमने, पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया और ये पोटेंशियल, अब जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो चार्जेस फ्लो करते हैं। अब चार्जेस अगर फ्लो करेंगे तो यहाँ पर करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसने जो लॉ फॉर्मुलेट किया इन सब के कहानी के बाद, उसने जो फैराडेज लॉ फॉर्मुलेट किया, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ में उसने क्या बोला, ये फैराडे ना कैपेसिटेंस का यूनिट भी है, फैराड, फैराड, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। कैपेसिटेंस जो होता है आगे जाके पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस जिस तरह से रेजिस्टेंस होते हैं वैसे कैपेसिटेंसेस भी होते हैं। अब फैराडे लॉ क्या है, whenever there is some change in flux, whenever there is some change in flux
flux linked to the coil. Whenever there is some change in flux linked to the coil, there is an induced EMF. There is an induced EMF on induced EMF between the open ends of the coil. Induced EMF between the open end, between the open ends of the coil. ये स्टेटमेंट उन्होंने बताया फैराडे लॉ के नाम से. Whenever there is some change in flux linked to the coil, there is an induced EMF between the open ends of the coil. और एक और स्टेटमेंट इसमें नीचे और क्या लिख लो, if the coil is closed, if the coil is closed, an induced current, an induced C होता है शायद, an induced current is seen in the coil. वो जो कॉइल है उस कॉइल में एक इंड्यूस करंट दिखना स्टार्ट हो जाता है. ये था फैराडेज लॉ. अब इंड्यूस वर्ड क्यों बोला गया? देखो दो वर्ड होता है, एक होता है कंडक्शन. कंडक्शन का मतलब होता है जब फिजिकल कांटेक्ट है. जैसे जब आप वायर्स और जैसे एक नॉर्मल सा अगर आपको सर्किट बनाना है, नॉर्मल सा सर्किट जब आप बनाते हो तो सेल लेते हो, सेल से आप क्या करते हो, बैटरी को रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करते हो ना, इस तरह से कनेक्ट करते हो, तो वहां पे प्रॉपर कनेक्शन है. यहां पर अगर देखोगे तो मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी अपना काम चल जा रहा है. इसलिए यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट जनरेट होगा दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट. बात समझ में आ रहा है? तो फैराडे भाई साहब ने इतना बताया. फैराडे भाई साहब ने क्या बोला कि कभी भी अगर एक कॉइल से लिंक होता हुआ जो फ्लक्स है वो चेंज करेगा, तो कॉइल के अगर कॉइल ओपन है तो एंड्स के अबाउट पोटेंशियल का डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी कॉइल को अगर क्लोज कर दिया जाए तो उस क्लोज कॉइल में करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है. अब जो ईएमएफ जनरेट हुआ था उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, और जो करंट जनरेट होता है उसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट है. अब देखो फैराडे भाई साहब ने तो ये बता दिया कि करंट फ्लो करेगा, अगर क्लोज्ड लूप है तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ये वो नहीं बताया, ये वो उन्होंने नहीं बताया. तो ये किसने बताया? ये बताया एक दूसरे साइंटिस्ट ने, लेंज. ठीक है, तो एक दूसरे साइंटिस्ट है सॉरी, जिनका नाम है लेंज. उनके नाम पे लॉ है लेंजेस लॉ. लेंजेस लॉ, एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेंजेस लॉ. इसके बारे में बात कर लेते हैं. अब लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, तो हम क्या करेंगे ना, वो जो करंट है ना, इंड्यूस करंट, उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक रूल बताया. अब क्या रूल है वो देखते हैं. पहले ये एरो थोड़ा हटा दो. हाँ, यहां पर उन्होंने बोला द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ induced current will be such as to oppose the cause of induced current. इसका मतलब बताता हूं क्या है. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, वो जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा कि वो क्या करे, जो कॉज है इंड्यूस करंट का, जो कॉज है उसको ही अपोज करना स्टार्ट कर दे. अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको मैं थोड़ा क्वेश्चन के साथ सिंप्लीफाई करके बताता हूं. जैसे मान लो ये लेंजेस लॉ लिख लो कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज. ये खुद के अपने कॉज को ही क्या करता है, अपोज करना स्टार्ट कर देता है. एक हिंदी में कहावत होता है, लोहा ही लोहे को काटता है, ऐसा कुछ होता है ना. लोहा ही लोहा ही लोहे
को काटता है। मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी है तो आप देख लेना मैच कर पाओगे कि नहीं उस लेवल का हिंदी के। लोहा लोहे को काट देते हैं, मैं भी इसको काट देता हूँ। अच्छा, अब लोहा लोहे को काटता है कैसे समझते हैं वो देखते हैं। सिंपल से कॉइल, कोई गैल्वेनोमीटर इस बार नहीं रखा है, एक्सपेरिमेंट हो गया, खत्म हो गया, पता चल गया कि करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए कोई गैल्वेनोमीटर वगैरह कुछ नहीं लगा के रखा है। अब जब मैं इस मैग्नेट को क्लोज लेके आ रहा हूं तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट है उसका कॉज क्या है, मैग्नेट का पास आना जो है, मैग्नेट का पास आना करंट का कॉज है क्या। अब अगर करंट अपने ही कॉज को अपोज करेगा तो कॉज को अपोज करना है, कैसे अपोज कर पाएंगे, हम चाहेंगे कि ये जो मैग्नेट पास आ रहा था कॉइल के, उसके पास आने को रोका जाए। अब उसके पास आने को रोकने के लिए, उसके जो पास आने का है, वो जो पास आ रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या करें, अगर यहां पर किसी तरह से मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ जाए, यहां पर कॉइल, अब देखो अगर कॉइल अगर देखोगे ना तो कॉइल के दो फेस है, ये कॉइल है, एक फेस इधर आगे से होगा और एक फेस इधर पीछे साइड से होगा ना। तो अगर मैं बात करूं तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, अगर कॉइल का वो फेस जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को फेसिंग है, अगर वहां पर किसी तरह से नॉर्थ पोल जनरेट हो जाए तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ इसके मैग्नेट के पास आने को रोक सकते हैं क्या। अब अगर ये नॉर्थ हो गया, अब मैंने आपको बताया था कि अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है क्या, ऐसा मैंने बताया था ना। तो यहां पर अगर ये नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज है क्या। अब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना कहां से पूछा गया है, अगर आप मैग्नेट के एंड से देखोगे, मैग्नेट के एंड से अगर आप देखोगे, मान लो ऑब्जर्वर यहां कहीं पर है, अगर वो मैग्नेट के एंड से देखेगा तो उसको करंट का डायरेक्शन क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का करंट का सेंस दिखेगा। लेकिन अगर वो कॉइल के एंड से देखेगा, कॉइल के एंड से अगर देखेगा तो उसको क्लॉकवाइज दिखेगा क्या। बात समझ में आ रहा है, तो आप ध्यान रखना कि किसके एंड से क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको ये बताया कि जो लेंस भाई साहब थे उन्होंने क्या बोला कि ये जो मैग्नेट है या जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या करता है, अपने ही कॉज को अपोज करता है। तो केस 1 में क्या था, मैग्नेट का जो पास आना था वही कॉज था, तो मैग्नेट के पास आने को रोकना है, इसलिए डायरेक्शन कैसा रख दिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज रख दिया। अच्छा, अब अगर मैं उसका दूसरा एग्जांपल देखूं, मान लो दूसरा एग्जांपल कैसा है, कॉइल वापस से बना लेते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं, मान लो ये जो कॉइल है, इस कॉइल को क्या लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं, सॉरी मैग्नेट को उधर लेके जा रहे हैं। फिर से, अब मैग्नेट को दूर ले जाना यहां पर कॉज हो गया क्या, चेंज ऑफ फ्लक्स का। तो जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो अपने ही कॉज को क्या करे, अपोज करे। तो मैग्नेट के दूर जाने को अपोज करना है, मैग्नेट के दूर जाने को अपोज करना है, इसका मतलब क्या करेंगे, यहां पर साउथ पोल जनरेट होना चाहिए ना। अब अगर यहां पर साउथ पोल जनरेट होना चाहिए तो मैग्नेट के एंड से हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट के एंड से करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है क्या, मैग्नेट के एंड से करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। और इसके एंड से अगर देखें, किसके एंड से, कॉइल के एंड से अगर हम देखें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब जो भी एग्जांपल है, आप जो भी एग्जांपल है आप उसमें डायरेक्शन बता सकते हो। जैसे देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स अगर आपको बताऊं, मान लो एक रीजन है ऐसा जिसमें फी लाइंस ऐसे हैं, प्लेन के अंदर जा रही है, ये हमने बताया था ना कभी आपको, अगर क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस बनाने का मतलब है कि जो फी लाइंस है, फी लाइंस है वो क्या हो रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, प्लेन के अंदर जा रहे हैं। और यहां पर ना एक कॉइल रखा है इस तरह से, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बढ़ता जा रहा है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बढ़ रहा है, इस वाले एग्जांपल में ये पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल। अगर आप ऊपर से देखोगे, अगर आप ऊपर से देखोगे तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा। अब हमने फ्लक्स के बारे में क्या पढ़ा था, फ्लक्स हमारे पास b इंटू ए कॉस थीटा है क्या। अगर मैं b के वैल्यू को बढ़ाता चला जाऊं तो फ्लक्स भी तो चेंज हो रहा है ना। मैंने एरिया को फिक्स रखा है, इस बार एरिया फिक्स है, एंगल फिक्स है, एंगल फिक्स है मतलब एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल फिक्स है। मैं फ्लक्स के जो फील्ड का मैग्नीट्यूड हो उसको चेंज कर रहा हूं। अगर मैं फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स का वैल्यू भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो बढ़ता हुआ फ्लक्स यहाँ पे कॉज हो गया क्या,
बढ़ता हुआ फ्लक्स कॉज है, मतलब बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कॉज है। तो कुछ करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस फील्ड लाइंस को, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। अब मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर देखो, अगर किसी तरह से मैं फील्ड ऊपर जनरेट कराना स्टार्ट कर दूं, अगर मैं किसी तरह से फील्ड ऊपर की तरफ, प्लेन से बाहर की तरफ जनरेट कराना स्टार्ट कर दूं, तो इसको अपोज कर पाएंगे क्या? बढ़ता हुआ फील्ड को अपोज कर पाएंगे ना। अब अगर आपको चाहिए कि फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ दिखे, अगर आपको चाहिए कि फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ दिखे, तो इसमें डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए ना, तभी तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगे। बात समझ में आ रहा है? आप राइट हैंड थंब रूल, इसको ऐसे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग से देखना। आप राइट हैंड थंब रूल जब लगा के देखोगे तो करंट के डायरेक्शन में जब आप थंब को घुमाओगे, ये फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो वो जो थंब पॉइंट कर रहा है, थंब किधर पॉइंट कर रहा है? थंब फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करता है। जब भी करंट कैरिंग वायर होता है ऐसे ही होता था ना। तो अगर फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इफ, इस वाले क्वेश्चन में इफ बी इंक्रीजेस, if B increases then direction of current, then direction of current will be anti-clockwise, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास क्या है? आंसर है। इसी का अगर उल्टा होता, मान लो अगर ऐसा बोलते कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है। अब ऐसा मत सोचना कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज था, अभी क्लॉकवाइज होगा। आप एनालाइज करके देखो। मान लो फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है मतलब इसमें से लिंक होता हुआ जो फ्लक्स है उसका वैल्यू कम हो रहा है क्या? अब इसमें से लिंक होते हुए फ्लक्स का वैल्यू अगर कम हो रहा है, इसमें से लिंक होते हुए फ्लक्स का वैल्यू अगर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? फ्लक्स को बढ़ाना है, क्योंकि कम होता हुआ फ्लक्स अगर कॉज है तो अपोज करने का मतलब क्या है? फ्लक्स को बढ़ाना है। तो फ्लक्स को बढ़ाने के लिए जो फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए वो प्रेजेंट फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग होना चाहिए ना। तो अगर आप इस तरह से सेंस में बना दोगे और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो फीलाइन प्लेन के अंदर चला जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? if B decreases then direction of current will be clockwise। जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपके मन की तसल्ली के लिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लो एक कॉइल ऐसा है और इसके पास में एक और कॉइल रखा हुआ है, और ये जो कॉइल है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और ये करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये जो कॉइल है इस कॉइल में करंट आई फ्लो कर रहा है और करंट का वैल्यू इस कॉइल में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, ये जो कॉइल है बी वाला कॉइल, इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अब अगर ये कॉइल में करंट ऐसे है तो ऐसा बोल सकते हैं ना, इसके कारण से जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? वो डॉट के जैसा दिखेगा क्या? इसके कारण से। और ये जो फील्ड लाइंस है, ये जो डॉट वाले फील्ड लाइंस है, वो डॉट वाले फील्ड लाइंस इसमें भी लिंक होंगे ना। अब सिंस करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स जो इसमें लिंक हो रहा होगा वो उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है क्या? तो इस बढ़ते हुए फ्लक्स को मुझे रोकना है। तो बढ़ते हुए फ्लक्स को रोकना है मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए। तो फील्ड अंदर की तरफ तभी जा पाएंगे जब आप करंट का डायरेक्शन क्या रखोगे? करंट का डायरेक्शन रखोगे राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। ये सही था ना? हाँ, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये जो करंट का डायरेक्शन है, अगर आप करंट का डायरेक्शन इस सेंस में रखोगे ना, क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये आपका आंसर आएगा। आया क्या समझ में? ये बस आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि आपके जो फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसका कॉज कौन है। जो भी फ्लक्स में चेंज आया उसका कॉज जो भी होगा, इंक्रीज इन फ्लक्स कर रहे हैं, डिक्रीज इन फ्लक्स कर रहे हैं, जिसके कारण भी फ्लक्स में चेंज आ रहा है उसको बस अपोज करना है। उसके करस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा? प्लेस करना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का। इंड्यूस ईएमएफ का एक फॉर्मूला है माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा फाई का मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ये माइनस क्यों है?
तो माइनस ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ will oppose the cause which is generating induced EMF। ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, मानो मैं देखो जब भी मैं चेंज का वर्ड बोलूं ना फिजिक्स में, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, फ्लक्स इनिशियल माइनस फ्लक्स फाइनल डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। इस तरह से भी आप क्या करोगे, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है तो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर दो, और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल या जो भी सूटेबल लॉ लग रहा है, बस इतना समझ लेना कि कॉज को अपोज करना है, उसको यूज कर लेना। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं आज।